डियर स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी स्पोर्ट्स साइंस सेमेस्टर नंबर 2, तो लेक्चर नंबर 21 में मैं आपके साथ हूँ। ये सैम्पलिंग और इसकी टाइप्स और इससे मुतल्लिक जो प्रोसीजर्स हैं उसका तीसरा हिस्सा है। तो आए हम आगाज़ करते हैं। जी, तो जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स क्या होते हैं। तो बुनियादी तौर पर इसमें हम सैम्पलिंग इस अंदाज में करते हैं कि इसके पीछे कोई ख़ास पर्पस होता है, और ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स होते हैं इसमें कुछ खास किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ढूंढ रहे होते हैं, और सैंपल हम ऐसा बनाते हैं कि जो सिर्फ उस मखसूस जो क्वेश्चन है जिसकी तलाश की जा रही है बस उसको सेटिस्फाई कर दे। एज द नेम सजेस्ट द सैंपल हैज बीन चोजन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो अहम बात यह है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स में जब भी आप सैंपल सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने का मकसद ये होगा कि आपने कोई खास पर्पस जो है उसको सर्व करना है, वो पूरा करना है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स में देखते हैं कि स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है। तो कहते हैं रिसर्चर्स आइडेंटिफाई ए स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच दे आर इंटरेस्टेड। तो जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना होता है उसके अकॉर्डिंगली उन कैरेक्टरिस्टिक्स के हामिल अफराद से ये रिसर्च या स्टडी की जाती है। These people are then used as informants to identify or put the researchers in touch with। तो इसमें होता ये है कि इनिशियली जो लोग सिलेक्ट किए जाते हैं या ढूंढे जाते हैं उनसे इंफॉर्मेशन ले ली जाती है। अब वो इनिशियल इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, उनसे इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हमें नेक्स्ट के बारे में बताते हैं कि अगली इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से लेनी है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने टीन एजर्स में देखना है कि जो टीन एजर्स हैं उनमें स्मोकिंग का ट्रेंड क्या है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप डायरेक्ट ना उनके पेरेंट्स के ज़रिए पॉपुलेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ना उनके स्कूल के ज़रिए, ना कॉलेज के ज़रिए, बल्कि क्या होगा, आपको कोई टीन एजर स्टूडेंट ऐसा पकड़ना पड़ेगा जो स्मोकिंग करता हो। फिर उससे आप पूछेंगे कि बताएं कि जो आपका कोई और दोस्त भी स्मोकिंग करता है, वो फिर आइडेंटिफाई करके बताएगा हाँ जी मेरा फलां दोस्त है, वो उसका नाम लेगा। फिर वो जो दूसरा शख्स है ये तीसरे शख्स का नाम बताएगा, तीसरा चौथे का। तो इस तरह अगर आप बात करें टीनेजर्स की, तो टीनेजर्स में जो पाए जाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे की निशानदही करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन जो आपका स्पेसिफिक पर्पस है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हासिल होती चली जाएगी। तो इसीलिए इसे कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, यानी पहले को आप एक इंडिविजुअल को आप सेलेक्ट करते हैं, उससे आपको दूसरे का क्लू मिलता है, दूसरे से फिर तीसरे का। तो ऐसा फायदेमंद कब होता है, यानी इसका स्नोबॉल सैम्पलिंग का फायदा क्या है? ये उस वक्त है कि जब आपके लिए पॉपुलेशन एक्सेसिबल ना हो, पॉपुलेशन तक पहुंचना मुश्किल हो, तो फिर लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन बड़ी कोई सेंसिटिव किस्म की इन्फॉर्मेशन भी लेनी हो, तो फिर इसी तरह से होता है, पर्सन टू पर्सन हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो देखिए स्नोबॉल सैम्पलिंग का प्रोसीजर क्या होता है। इसमें बुनियादी तौर पर किसी प्रॉपर चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो हमेशा जब भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, इसके लिए आपको फर्स्ट पर्सन सेलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको सेकंड के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, सेकंड थर्ड के बारे में, और इस तरह एक पूरा इन्फॉर्मेशन का नेटवर्क होता है, उसको आप एक्सप्लोर करके कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है जी वॉलेंटियर सैम्पलिंग। वॉलेंटियर कहते हैं कि जो खुद अपनी मर्जी से रिसर्च में शामिल हो, सैंपल का हिस्सा बन जाए। तो बाज़ औक़ात जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं होती, तो ऐसी सूरत में हमें ज़रूरत पड़ती है वॉलेंटियर्स की, कि वॉलेंटियर्स आएँ और आपको इन्फॉर्मेशन फराहम कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर के अंदर कोई एडवर्टीज़मेंट छपती है,
उस एडवर्टीजमेंट को कुछ लोग पढ़ते हैं और उन कुछ में से बहुत कम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनको आप वॉलंटियर सैंपल के तौर पर ले सकते हैं। या किसी फर्ज कर लें स्पेसिफिक एरिया में आपने कोई इन्फॉर्मेशन फीमेल्स के मुतालिक इकट्ठी करनी है, लेकिन वो फीमेल सारी की सारी तैयार नहीं है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो उसमें से आप अनाउंस कर सकते हैं कि जो वॉलंटियर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इसमें चंद जज्बात होते हैं जिसके बिहाफ पर आपको वॉलंटियर इन्फॉर्मेशन फौरी मिल जाती है। नंबर एक ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड या किसी अजीज की हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए वो वॉलंटियर सैम्पलिंग में हिस्सा लेते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि उनको रिसर्च से कोई इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं। या फिर वो ये सोचते हैं कि शायद हमारी इस रिसर्च से सोसाइटी को कोई बेनिफिट हो सकता है, तो वो साथ मिलकर इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। या फिर बाज़ का किसी मामले का उन्होंने कोई रिवेंज लेना होता है, तो ये इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो इसमें वॉलंटियर्स जो है ना वो फुली इंटेंशनड होते हैं, तो अगर उनकी इंटेंशन ना हो तो आप किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन वहां से नहीं ले सकते। वॉलंटियर सैम्पलिंग की हमें वहां जरूरत पड़ती है, जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि ये ऐसी जगहों पर होती है जब आपके पास सैंपल बनाना पॉसिबल ना हो, रेस्पोंडेंट्स पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, या उनको किसी किस्म के कोई हैजर्ड्स हो, या उनका इंटरेस्ट ना हो। लेकिन रिसर्चर को एक बात बड़ी एहतियात से अपने जहन में बिठा के रखनी है कि ऐसा ना हो कि कुछ लोग रिवेंज की खातिर या अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर, किसी खास इंटरेस्ट की खातिर उसमें पार्टिसिपेट करें और उनके रवैये में बायसनेस हो, यानी उनकी पसंद नापसंद वाली बात हो जाए। तो बहरहाल ये सैम्पलिंग ऐसी सूरत में करनी पड़ती है कि अगर किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी हो लेकिन सैंपल ना मिल रहा हो, तो बजाय इसके कि रिसर्च ही ना हो, तो फिर इस तरह के सैंपल पर डिपेंड करना पड़ता है, ताकि जैसे भी वॉलंटियर्स मिलें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उससे कलेक्ट करके डाटा को प्रोसेस किया जाए। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग बुनियादी तौर पर ग्राउंड थ्योरी पर बेस करती है। इसके तहत यह है कि सैंपल साइज की कोई लिमिट नहीं रखी जाती और कोशिश ये की जाती है कि सैंपल साइज जितना भी बड़ा हो सकता है उसको रख लें, लेकिन तब तक आप सैंपल साइज को लार्ज कर लें जब तक वो स्पेसिफिक थ्योरी के मुताबिक आपको डाटा मिल रहा है। अगर जो डाटा मिल रहा है वो आपकी किसी स्पेसिफिक थ्योरी से उसका क्लैश आ रहा है, तो फिर आप ऐसी सूरत में जो रिसर्च है उसको स्टॉप कर देंगे। तो इट इज अकॉर्डिंग टू सम थ्योरी। तो आगे चलते हैं। Theoretical sampling requires researchers to have sufficient data to be able to generate the ground. तो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग में क्या होता है, रिसर्चर को मुनासिब डाटा चाहिए होता है ताकि वो कोई ग्राउंड बना सके। द थ्योरी इन रिसर्च कॉन्टेक्स्ट, कि जो थ्योरी है उसको रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में दे। However defined to create a theoretical explanation of what is happening in the situation, तो वो उन सिचुएशंस को भी ऑब्जर्व करता है और उसकी बुनियाद पर थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश करता है। कहता है विदाउट हैविंग एनी डाटा दैट डू नॉट फिट द थ्योरी, सिंस द रिसर्चर विल नॉट नो इन एडवांस हाउ मच एंड व्हाट रेंज ऑफ डाटा विल बी रिक्वायर्ड। तो जो रिसर्चर है वो खुद भी नहीं जानता कि उसे कितना डाटा इकट्ठा करना है जो इस थ्योरी में के अकॉर्डिंगली फिट है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में रिसर्चर भी एग्जॉस्ट होता है, टाइम लिमिटेशंस भी इसकी कोई नहीं होती, और सैंपल साइज का भी अंदाज़ा नहीं होता कि कितना बड़ा सैंपल साइज है जो उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही फिट आता है। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग में हमें डाटा के एक्सटेंट का अंदाज़ा नहीं होता कि आपने सैंपल कितना बड़ा लेना है। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि इसमें जो रिसर्चर है
वो क्या करता है कि वो डाटा को कलेक्ट करता है, उनको मुख्तलिफ कोड्स देता है, उनको एनालाइज करता है, और उस एनालिसिस के बिहाफ पर वो ये तय करता है कि मुझे नेक्स्ट किस किस्म का डाटा चाहिए जो उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो सके। तो इस तरह फिर वो ये जो मेन थ्योरी से मुतल्लिक क्वेश्चंस होते हैं उनको एड्रेस करते हुए आगे बढ़ता रहता है। तो आखिरी हिस्से में ये है कि जो ऊपर वाले तीनों हिस्से आपको मैंने सैम्पलिंग से मुतल्लिक दिए हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए और हैंड आउट्स की हेल्प भी लें। तो ये चंद एक सवालात हैं, इनके जवाबात तैयार करें। पहला है डिस्क्राइब सैम्पलिंग, दूसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तीसरा सवाल है राइट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन डिटेल, चौथा है राइट टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन डिटेल। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखें और साथ साथ तैयारी करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।